नमस्कार दोस्तों, CKP टीचर में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आज बात करता हूं फिर से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में दोस्तों आपका ये UPRVUNL के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं तकनीशियन ग्रेड द्वितीय का, जो आपका एग्जाम 5 तारीख को है दोस्तों। वहां पर क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, चलिए देखा जाता है क्वेश्चन में दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपका जो पार्ट नंबर रहेगा वो आपका 113 ये पार्ट रहेगा। कौन सा दोस्तों? 113 रहेगा दोस्तों। 112 पढ़ा चुका हूँ, आप उसमें जाके सभी वीडियो देख सकते हैं। सब सारे वीडियो इंपॉर्टेंट है और रिव्यूअर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका स्पेशल है, आपका बुक देखा हूँ तो इसलिए ये वीडियो आपको स्पेशल रिव्यूअर के लिए बना रहा हूँ। लेकिन चाहेंगे ये ITI के कोई भी बच्चा इस बुक को या इस तैयारी को अपने मतलब सहायता के लिए ले सकता है। और अन्य कंपटीशन के जैसे LMRC हुआ, RCY ISRO हुआ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हुआ, आपका BHEL हुआ, गेल, सेल, व्हील, ONGC ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इन सब जैसे क्या है कि इंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत लाभदायी होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे RVNL ग्रेड द्वितीय के 2016 का फीडर का व्याख्यात्मक हल है दोस्तों। यहाँ पर 9/11/2016 का पेपर है। तो तकनीकी विज्ञान नॉलेज की बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखते हैं तकनीकी विज्ञान में क्या कह रहा है। 12 नंबर का क्वेश्चन, नरम स्टील और पीतल में ड्रिलिंग के लिए एक ड्रिल का एक कोण बिंदु क्या होता है। जो नरम स्टील है दोस्तों, वो भी पीतल में ड्रिलिंग करने के लिए डील का एंगल कितना होता है? तो साधारण 118 होता है, आप जान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसमें कई बातें, कई खूबियां यहाँ पे नीचे दी गई हैं, उसे आप देख सकते हैं। खूबियां का अंतराल यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका कारण क्या है, क्यों ऐसे बताता है। नरम स्टील, पीतल, ब्रा पीतल और ब्रास, जैसे कि पीतल जो ब्रास है इसके लिए बिंदु कोण जो होता है, कटिंग एंगल जिसे बोलते हैं, 118 ही रखा जाता है। जैसे नरम स्टील का मतलब होता है माइल्ड स्टील की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कार्य के अनुसार बिंदु का कोण कितना होता है, साधारण 118 होता है। क्लियरेंस एंगल कड़ी धात के लिए बोलेंगे तो 7 रखा जाता है दोस्तों। यहाँ पर मुलायम धात सॉफ्ट मटेरियल के लिए क्या किया जाता है, बिंदु कोण जैसे पॉइंट एंगल क्या किया जाता है, कम रखा जाता है। इन सब चीज़ों पे ध्यान देने वाली बातें हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पर ए लेथ मतलब लेथ मशीन का एसेसरीज कौन सी होती है। तो लेथ मशीन का एसेसरीज यहाँ पे दिया गया है। तो स्थिर टेक और चालक पट्टिका जो होती है, स्टडी रेस्ट एंड ड्राइव प्लेट जो होता है आपका लेथ मशीन का एसेसरीज है। वहाँ पे आपका पार्ट के बारे में नहीं बात कर रहा है, एसेसरीज के बारे में बात कर रहा है। आप क्वेश्चन को समझिएगा और ध्यान से मारिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है लेथ एक्सेसरीज के कुछ देखिए बारे में यहाँ बताया गया है। जो हमारे लेथ एक्सेसरीज है, चॉकलेट प्लेट, चालन प्लेट, जैसे कि ड्राइविंग प्लेट है, केंद्रक है, सेंटर फीस है, आपका चक है, कॉलेट है, अस्थायक फिक्सचर है, आपका कोण प्लेट, एंगल प्लेट जिसे बोलते हैं, लायथ है, लॉग है दोस्तों, डॉग है जिसे मैंड्रिल बोलते हैं, टैग रेस्ट बोलते हैं। इस प्रकार से आपका जो है ये बहुत सारे हैं, इसे देख सकते हैं आप। अगला इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ज्ञान बिंदु की बात करते हैं। कह रहा है कि केंद्रक खराद के आधार पर बेड जो होता है वो किसका बना होता है। तो CI कास्ट आयरन ढलवे लोहे का बना होता है। टैरट की बात करेंगे तो लंबे भारी कार्यों के लिए इसका यूज किया जाता है। कैफ्टन की बात करेंगे तो हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। एनलिंग की बात करेंगे मशीनन क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती है। और वहीं पे नॉर्मलाइजिंग की बात करेंगे तो हवा में उसको रख के छोड़ा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, माइल्ड स्टील के लिए नॉर्मलाइजिंग का टेम्परेचर 815 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, जब स्टील के भट्टी को गर्म किया जाता है तो फिर सामान्य तापमान पर हवा में ठंडा ठंडा किया जाता है, तब कौन सी प्रक्रिया होती है। देखिए भाई साहब, जब हवा में ठंडा आप करोगे तो वहाँ पे सिंपल आप मार देगा डीनॉर्मलाइजिंग बात करेंगे। अगर चूना में रखोगे आप तो वहाँ पे एनलिंग मारोगे, बुझे चूने राख में रखोगे तो एनलिंग मारोगे। लेकिन हवा की बात करेगा या भट्टी में बात करेंगे, भट्टी में ही रख के छोड़ दिया जाएगा तो एनलिंग बात करेंगे। लेकिन हवा की बात करेंगे तो नॉर्मलाइजिंग हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजिंग के लिए एक प्रोसेस के रूप में दिया है एक्सप्लेन करके। यहाँ एक्सप्लेन वाला प्रक्रिया देख लीजिए। नॉर्मलाइजिंग का अंतर्गत कारखंडों का ऊपरी क्रांतिक तापमान जिसे अपर क्रिटिकल पॉइंट या टेम्परेचर बोलते हैं 30 से 50 से अधिक होता है। ठीक है, फिर वर्क फीस या कारखंडों को क्या किया जाता है, कारखंडों को क्या किया जाता है दोस्तों, इसको कारखंड जो होते हैं इसे सामान्य ताप पर हवा में ठंडा किया जाता है। जब स्टील में
भट्टी को गर्म किया जाता है, फिर सामान्य ताप पर हवा में ठंडा किया जाता है, तो यह नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होती है। ये यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, ये इतना आपका ध्यान देने योग्य बात होती है। ठीक है, तो अगला अगला चेक कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देख लीजिए। 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके फिर कारखंडों को सामान्य हवा में, हवा की बात कर रहा है, सामान्य हवा में इसको छोड़ा जाता है, नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया हो गई। अब इसकी बात करेंगे, अतः स्टील भट्टी में गर्म है और फिर सामान्य हवा में ठंडा किया जाए तो वह नॉर्मल प्रक्रिया, नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया कहलाती है। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे बड़ी ये इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट बिंदु पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं। तो नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया द्वारा इस्पात के कारखंडों को ग्रेन साइज को रिफाइन किया जाता है। उसके क्या कहता है, जब नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया करते हैं तो सुधार, ये प्रक्रिया में ग्रेन साइज सुधारा जाता है। फिर नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया में आंतरिक प्रतिबलों को दूर किया जाता है, मतलब इंटरनल स्ट्रेस को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इंटरनल स्ट्रेस को दूर किया जाता है। यहाँ पे चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा कि मशीन औजार का अग्रिम पेच स्पेस बना होता है। तो जो ए ऑप्शन है आपका, समलंबाकार जो होता है ट्रिपजॉयडल आपका थ्रेड जो होता है, ये आपका सही हो जाएगा। क्योंकि जो स्क्रू स्क्रू होती है, अग्रिम पेच होता है पूरी बॉडी पर उसके अनुसार बना होता है। चूड़ी का एंगल जो त्रिपोडाइज चूड़ी का एंगल जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। ये आपका ट्रिपोजॉयडल थ्रेड में बनाए जाते हैं। ये ध्यान योग्य बातें हैं दोस्तों। ठीक है, इसके कुछ बिंदु दिए गए हैं। एक में जैसे चूड़ी का एंगल होता है 29 डिग्री, लेथ लेड स्क्रू का जो एक में चूड़ी इस पे बनी होती है, लेड स्क्रू जो लेथ में लेड स्क्रू बना होता है। थ्रेड स्क्वायर जो चूड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होती हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। पावर ट्रांसमिशन में भी उसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पे कुछ अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, टेपर गेज किसकी जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो टेपर गेज होता है दोस्तों, आपका सी यहाँ पे ध्यान देख सकते हैं। टेपर छिद्र जांचने के लिए हम टेपर गेज का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ये देख सकते हैं। ज्ञान बिंदु जैसे दिया है कि स्नैप गेज का प्रयोग कारखंड वर्कपीस को बाहरी माप को जांचने के लिए किया जाता है। जो बाहरी माप होता है, जैसे कि ये सॉफ्ट है आपका, ठीक है, तो इसके आउटसाइड एरिया को मापने के लिए स्नैप गेज का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसका अगला है आपका रिंग गेज, जैसे कि होता है का रिंग गेज का प्रयोग कर रहा है कि गोल कारखंड के लिए इसका बाहरी विमाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। और टेलीस्कोप गेज यहाँ पे दिया है दोस्तों, तो इसका प्रयोग जो होता है अंदरूनी साइज को मापने के लिए टेलीस्कोप गेज का हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे देख लीजिए, सबसे अच्छी क्वेश्चन है वेल्डिंग से। लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में वेल्ड कैसे बनाया जाता है। जो लेफ्ट है, राइट की बात नहीं कर रहा, लेफ्ट की बात करता है। तो लेफ्ट की बात करेगा तो लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में मतलब दाएं से बाएं किया जाता है। यहाँ पर आप कुछ एक्सप्लेन इसका देख सकते हैं। तो एक्सप्लेन किस प्रकार से, ये बिल्कुल आपको आसानी से दिख रहा है। लेफ्ट वेल्डिंग में ब्लो पाइप को दाएं हाथ में पकड़ लेते हैं। बिल्कुल आपका जो दाहिना हाथ होता है उसे ब्लो पाइप पकड़ लेते हैं, और जो पूरा छड़ जिसे फीलर रॉड बोलते हैं उसको बाएं हाथ में पकड़ लेते हैं। और उस प्रकार से क्या करते हैं, बिल्डिंग शुरू करते हैं। तो दाईं ओर से शुरू करेंगे, बाईं ओर जाती है, इसे फॉरवर्ड बिल्डिंग भी कहा जाता है। ठीक है, लेफ्ट वर्ड बिल्डिंग दाएं से बाएं चलाया जाता है, ये आपका फॉरवर्ड बिल्डिंग भी होता है। और ये 6 mm तक की मोटी प्लेट के लिए यूज भी किया जाता है। प्लेट की टी ज्वाइंट बनाने के लिए फिलेट बेड का प्रयोग सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं। कौन सा, टी ज्वाइंट बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसका होनिंग प्रक्रिया में प्रयोग किया जाएगा। तो किसका होनिंग प्रक्रिया में प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों एब्रेसिव जो छड़ होती है, जो सॉफ्ट होती है, वो क्या होती है, होनिंग प्रक्रिया में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, होनिंग प्रक्रिया में सबसे ज्यादा प्रयोग इसका किया जाता है। अब इसमें बात कर लेते हैं कुछ अगला क्वेश्चन की। तो बहुत कम आघात वर्धता का तन वाले पदार्थ को कहा जाता है। बहुत कम आघात वर्धता की बात करता है तो जो भंगुर होता है, ब्रिटल होता है, उसी को कहा जाता है। बाकी सारे एक्सप्लेन है दोस्तों इसका। ठीक है, आप उसमें एक्सप्लेन देख सकते हैं आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, सीधी या वक्राकार रेखाओं को बराबर भागों में विभाजित करने के लिए निम्न में से उचित उपकरण कौन सा है। बराबर के लिए डिवाइडर जो होता है दोस्तों परफेक्ट होता है आपका। दोनों टांगे सीधी होती है, यहाँ रिविटिंग किया रहता है। ठीक है, दो पार्टों को विभाजित करने के लिए हम डिवाइडर का यूज सबसे पहले करते हैं दोस्तों। और इसकी लंबाई 100 से 150 तक की होती है। तो माइक्रोमीटर में सबसे छोटी अगला है, छोटी संख्या कौन सी होती है। तो ए ऑप्शन आपका 0.01 मिलीमीटर जो होता है, एक हिंदी में दिया रहेगा और एक इंग्लिश में दिया रहेगा। तो दोनों में देख के कन्फ्यूज मत होइएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है, कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन या व्याख्या किया गया है।
ठीक है। यहाँ पे टेबल का प्रयोग बड़े वृत्त के साइज के लिए होता है। डिवाइडर मतलब वही है कि वृत्त, आर्क, चाप या सर्किल खींचने के लिए किया जाता है। और डिवाइडर विभाजनीय स्तर जो होता है रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए किया जाता है। अगला तुम्हारा है माइक्रोमीटर, जो सिद्धांत की बात करता है, कभी कभी पूछता है तो नट बोल्ट की तरह नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोमीटर डेप्थ माइक्रोमीटर की रेंज की बात करेगा तो 0 से 150 तक सेट वाले में उपलब्ध में पाया जाता है। ठीक है। ये ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट यहाँ पे 0.01101 इंच के बराबर में दिया गया है। इसको कुछ गाइडेंस करके हम बता देंगे, अगले वीडियो में आप देख सकते हैं उसको। इसका मैं वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, जितने भी लिस्ट काउंट है सारे लिस्ट काउंट की एक वीडियो बना दिया हूँ सूक्ष्मापी लिस्ट काउंट का, तो वहाँ पे जाके सब देख सकते हैं, सारे लिस्ट काउंट एकदम क्लियर करके बताया गया है। ठीक है। अगला कोण मापने का उपकरण कौन सा है, तो चलिए अगला देख लेते हैं कोण मापने का उपकरण कौन सा है। यहाँ पर देख सकते हैं कोण मापने के लिए सीधे आप साइन बार फटाक से लगा दीजिएगा। साइन बार जो होता है क्या करता है कि मतलब 1 मिनट के प्रस्तुतता में जांचने का काम करता है किसी भी जाप को। यहाँ पर साइन कोण के इसमें क्या होता है, एक स्लिप गेज की आवश्यकता होती है। ठीक है। और एक सरफेस फ्लूइड की भी आवश्यकता होती है, एक साइन बार होता है। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन को आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि क्वेश्चन ना करके दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेन थोड़ा सा मैं कर दे रहा हूँ। तो एक्सप्लेन में देखिए, साइन बार समकोण त्रिभुज के सिद्धांत पे कार्य करता है, इंपॉर्टेंट है। लंबाई या साइज के अनुसार दोनों रोलरों के केंद्र के सेंटर के बीच की दूरी से इसका साइज निकाला जाता है, जो साइन बार हमारा होता है। ठीक है। भारतीय मानक स्टैंडर्ड के अनुसार इसका 100, 200, 250, 500 के साइज में मिलते हैं। यहाँ देख लेते हैं कि ग्रेन साइज सुधारने के लिए किसका भाई ग्रेन सुधार, एनलिंग जो होता है, एनलिंग प्रक्रिया जो होती है उसका ग्रेन साइज सुधारा जाता है। इस्पात में तन्यता डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम एनलिंग प्रक्रिया करते हैं। प्रतिबलों को इंटरनल स्ट्रेस को दूर करने हटाने के लिए हम एनलिंग प्रक्रिया करते हैं। बौद्धिक विद्युत तथा चुंबकीय गुणों को सुधारने के लिए हम एनलिंग प्रक्रिया करते हैं। इन सब चीज के लिए देखिए एनलिंग का प्रक्रिया किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी एनलिंग भट्टी में ठंडा या मतलब भट्टी से निकालकर चूना रेत में राख में रख के ठंडा किया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। निम्न में से टाँका लगाना कठिन है किसका भाई, ये ऑप्शन देखिए, निकिल जो होता है वो 30% जो होता है अपना स्थान ले लेती है, तो वहाँ पे टाँका लगाना असंभव होता है। जैसे हमने शोल्डर लिया, शोल्डर का फिजिबिलिटी 205 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे भी 96 से लेकर 205 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। कुछ कुछ बातें क्या होती है किताब में ना होती हैं, आपको कई किताब पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए तब नॉलेज होगा। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, देख रहा है, जिस इस्पात में 36% होता है इनवायर इस्पात उसको बोलते हैं। जैसे माइक्रोमीटर में क्या होता है कि निकल 36% पाया जाता है, तो इस कारण से उसको क्या कहता है, इनवायर स्टील भी कहा जाता है। उसके पूरे बॉडी को इनवायर स्टील भी कहा जा सकता है। ठीक है। अगला कटिंग लिप्स के पीछे दिया गया रिलीफ कोण क्या होता है, जो कटिंग लिप्स के लिए दिया गया रिलीफ कोण जो लिप निकासी एंगल का आता है उसे लिप क्लियरेंस एंगल कहा जाता है। जैसे कि ड्रिल जो होता है, ड्रिल के जो ये एरिया है, ये जो ड्रिल होता है देखिए इस प्रकार से ड्रिल होता है, यहाँ आपका एरिया बन जाता है। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आते हैं तो ये ड्रिल बनता है, तो इसके पीछे वाला जो एरिया होता है वो पूछ रहा है, तो उसको लिप क्लियरेंस एंगल बोला जाता है। जो कटिंग एंगल है ठीक उसके पीछे वाले एरिया को क्या बोलते हैं, तो उसको लिप क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। यहाँ पर कुछ बिंदु दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला है, अगला एनलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पर दिया गया है। तो एनलिंग का मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं, क्वेश्चन ऊपर है आपका, यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन छूट नहीं रहा है। ठीक है। तो एनलिंग का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो मशीनन प्रक्रिया में सुधार करना, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर पुडलिंग भट्टी में किसका उत्पादन किया जाता है। भाई पुडलिंग भट्टी आपको बार बार बताते कि पिटवा डोल जो राट आयरन होता है वो पुडलिंग भट्टी में ही तैयार होता है। यहाँ के जोन की बात करना है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर दिया जब आयाम को इतना इतना है तो रूप में व्यक्त किया जाता है। सहनशीलता की बात करेंगे तो टॉलरेंस की यहाँ बात कर रहा है, तो 20 है, 20 के बाद से 20 दिया है दोस्तों यहाँ पर, और 20 के बाद से प्लस दिया है 0.015 दिया है दोस्तों, उसके बाद से माइनस में दिया 0.005 दिया है। तो इन दोनों को प्लस कर लीजिए दोस्तों, इन दोनों में क्या कीजिए माइनस कर लीजिएगा। तो जो तो इन दोनों में जब प्लस करेंगे दोस्तों तो ये प्लस हमारा 20.01 आपका 015 आपका हो जाएगा। ठीक है। और ये 015 हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे इससे 20 वाले से, तो जब ये इसको माइनस करेंगे दोस्तों तो इसका क्या हो जाएगा कि आपका 19 आ जाएगा, ये वाला 19 बन जाएगा, और ये 5 है तो 995 हो जाएगा। अब इन दोनों को और इसको मिला के दोनों को माइनस कर देंगे। तो माइनस जब करेंगे दोस्तों तो चलिए यहाँ पे कुछ आंसर दिखा दे रहा है कि इस प्रकार से आ रहा है आंसर आपका
ठीक है, वही प्रोसेस किया गया है। यहाँ पे जब दोनों को माइनस करेंगे तो 0.02 मिलीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। यह आपका समानांतर या सहनशीलता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगला जब बात कर लेते हैं पुल्लिंग भट्ठी वाला, यहाँ दिया गया है। तो इसका पुल्लिंग भट्ठी में कार्बन की मात्रा जो होती है 0.15% तक होती है। ठीक है, अगला चलिए बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर, तो अगला हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पूछ रहा है, कौन है भैया, कौन नहीं है आपका। तो डेंसिटी घनत्व जो है, बाकी सारे इसमें से क्या है, मैकेनिकल के अंतर्गत आते हैं और कुछ एक्स्ट्रा मतलब जाते हैं। तो जिसके कारण से हमारा डेंसिटी जो होता है परफेक्टली होता है। आंसर सही है आपका। ठीक है, अगला है तुम्हारा यहाँ पर उच्च ताप पर भार पर काम करने वाली मशीनें द्वारा बेहतर तरीके से स्नेहित होती है। तो बी आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा। सॉलिड लुब्रिकेंट या ठोस लुब्रिकेंट इसको बोलते हैं। तो ग्रेफाइट जो होता है हमारा सॉलिड लुब्रिकेंट होता है। और उसके साथ दोस्तों देखिए, ग्रेफाइट के साथ क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। तो स्नेहक के साथ बहुत सारे ऐसे जैसे टेलो हुआ आपका, तो इन सब चीज़ों को ग्रेफाइट के साथ मिलाकर हम यूज कर सकते हैं, सारे वो ठोस में आते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि घनत्व जो होता है, घनत्व का ऐसा ही मात्रक है कि गिरा प्रति मीटर क्यूब होता है। भार का द्रव्यमान, आयतन, वॉल्यूम, रंग जो होता है, इतने सारे जो होते हैं वो कौन से गुण के अंतर्गत में आते हैं। तो भौतिक गुण के अंतर्गत में आते हैं। द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को भी हम घनत्व या डेंसिटी बोल सकते हैं। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों। अब देखिए इसमें कोई कमी हो तो बताइएगा, और वीडियो आपको डालते रहेंगे दोस्तों। कोई दिक्कत होगा तो फिर बताइएगा आप। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। जल्दी अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार।